नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पाठ को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध होगा कि आप मेरे नाम से जो चैनल बना हुआ है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आगे भी विभिन्न क्लासेस के सामाजिक विज्ञान के मैं विभिन्न टॉपिक पर जो कुछ भी परेशानियां हैं उसे क्लियर करता रहूँगा, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आती रहे। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। ऐसी वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के बढ़ती है, बिना मनुष्य की सहायता के बढ़ती है, ऐसे पेड़ पौधे को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब यह है कि इसका उगना कौन कौन से बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पेड़ पौधे किस प्रकार के होंगे। मुख्य रूप से दो फैक्टर हैं। सबसे पहले धरातल। तो धरातल में वो भूभाग किस प्रकार का है, मतलब वो जमीन किस प्रकार की है। कहने का मतलब ये वह पर्वतीय है, माउंटेनी एरिया है, या पठारी है, या फिर मैदानी है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। मैदानी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे अलग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से अलग होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख कारक है मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी। मृदा का मतलब है मिट्टी। तो वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट, विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती है। तो जैसी मिट्टी होती है उसी प्रकार के पेड़ पौधे भी उसी प्रकार के होंगे। इसके बाद अन्य फैक्टर में आता है टेम्परेचर। वो किस प्रकार के एरिया में आता है, किस प्रकार के टेम्परेचर वाले एरिया में आता है। यदि ज़्यादा गर्मी वाले प्रदेश में पड़ता है तो वहाँ पर जनरली माना जाता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे का अच्छे से विकास होगा। लेकिन बहुत तेज गर्मी पड़ने की वजह से पेड़ पौधे भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से कहेंगे ज़्यादा गर्मी चाहिए लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसके बाद और कम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे का उगना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति को दिखाया गया है। ये ऐसी वनस्पति बिना मानव के हस्तक्षेप के ही उगती है। फिर सनलाइट पर भी डिपेंड करता है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जहाँ सनलाइट अच्छी तरीके से मिल पाता है वहाँ पर पेड़ पौधे बड़ी आसानी से उगते हैं। वर्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वन उगते हैं। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में वन उगते हैं। थोड़ी सी कम वर्षा है तो वहाँ पर घास उगती है, घास स्थल होते हैं। बहुत कम वर्षा हो रही है तो कटीली झाड़ियाँ, और यदि वर्षा होती ही नहीं है कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर काई, लाइकेन, ऐसे क्षेत्रों में जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में ये यहाँ पर होते हैं। तो फिर और क्या है कि किसी स्थान का प्राकृतिक पर्यावरण और किसी स्थान के प्राकृतिक पर्यावरण और वहाँ रहने वाले निवासियों में आपस में क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो एक एक करके
इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझने से के लिए हम आइए इस फिगर पर ध्यान देते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए कि ये पूरी पृथ्वी के चित्र को हमने बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये लाइन जो गई हुई है, ये इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। तो ये बीच वाला जो एरिया है इसको उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तेज धूप पड़ती है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ये यहाँ का जो ये एरिया है इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ पर न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडक पड़ती है। और ये किनारे वाले ये जो क्षेत्र हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। तो अब आगे इसी चीज़ पर हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इस मानचित्र में भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है और उसके लिए ये यहाँ पर भी सिम्बॉल्स भी दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसको सदाबहार वन, हाँ, वनों को मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन, एक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सदाबहार वन, सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरे कहलाते हैं सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा गया है। और दूसरा नंबर है पर्णपाती वन, पर्णपाती डेसिडस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। तो सदाबहार वन की पत्तियां कभी नहीं झड़ती है और पर्णपाती वनों की पत्तियां कुछ मौसम के लिए झड़ जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट को ये यहाँ पर दिखाया जाता है। यदि आपने हमारे ये इससे पहले भी वीडियो बनाया है, 2nd चैप्टर में, ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर में, ये उसमें और भी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर पश्चिमी घाट के इस हिस्से में यहाँ पर देखिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, तमिलनाडु, इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा क्या होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, ये सब के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, हाथी, बंदर, हिरण, ये सभी। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के वनस्पति पर आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को कुछ महीने के लिए क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ऐसे वन मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं देश के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी राज्य मतलब असम, मेघालय, मणिपुर, फिर हिमाचल के गिरपद यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, शिमला, ये हिमाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में पाए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर ऐसे वन पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर पाए जाने वाले हैं बांस, साल, शीशम, तो ये सभी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके बाद तीसरे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, 70 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इसको ये यहाँ पर दिखाई गई कटीली झाड़ियों को। यहाँ पर बबूल, ये कैक्टस, ये सभी, खजूर, ये सभी पाए जाते हैं यहाँ पर, इसके पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन। पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुधारी
वनस्पति पाई जाती है, ये शंकु के आकार के होते हैं, इसलिए ऐसे वनों को शंकुधारी वन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे भी इसमें फर्क आते जाता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर ओक, चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। उससे ऊपर उठने पर 1500 से 3000 वाले क्षेत्रों में यहाँ पर शंकुधारी, चीड़, देवदार, स्प्रूस ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने पर यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति, मुख्य रूप से जूनिपर, पाइन, बर्च ये सभी पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर नज़दीक पड़ते हैं ये भी घास लगभग क्या होते हैं, खत्म हो जाती है और यहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ अल्पाइन घास पाए जाते हैं। यहाँ पर मॉस, लीचन घास जो जिसको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं ये है। फिर उसके बाद आते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी भी तेज पड़ती है और पानी की भी कोई कमी नहीं है, इसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है, तो यहाँ पर घने मैंग्रोव वन विकसित हो जाते हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण इसको सुंदर वन या सुंदर वन के डेल्टा के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जानवर, कछुआ, मगरमच्छ ये सभी पाए जाते हैं। अब आते हैं वन्य प्राणी पर। तो वन्य प्राणी किसे कहते हैं? वन्य प्राणी ऐसे प्राणी जिनका प्राकृतिक आवास वनों में होता है, जो प्राकृतिक रूप से वनों में ही रहते हैं, ऐसे जानवरों को वन्य प्राणी कहा जाता है। जो नेचुरली वनों में रहते हैं उसे वन्य प्राणी कहते हैं। अपने देश में इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, लगभग 89,000 प्रकार के जीवों की प्रजाति पाई जाती है। अपने देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, जो वर्ल्ड का 13% है। बहुत प्रकार की मछलियां हैं। तो भारत इस मामले में जैव विविधता वाले देशों के मामले में काफ़ी धनी है। फिर इसके बाद में भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। और शेरों का जो प्राकृतिक निवास है गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन ये यहाँ पर गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। एशियाई शेर ये यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं, फिर बाघ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश ये और झारखंड के इसमें वनों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये जानवर तो पाए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि मगरमच्छ और घड़ियाल और मगरमच्छ एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहाँ पर दोनों पाए जाते हैं, वो है भारत। भारत में रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, मोर, बत्तख, तोता, मैना, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। बड़े खूबसूरत से वन्य प्राणी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं। अब ये गिद्ध भी अब नहीं दिखते हैं, ये भी विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त नहीं मतलब ये अब दिखते ही नहीं हैं। अब इनको बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से ये सभी खत्म होते जा रहे हैं वन्य प्राणी। उसका कारण ये है कि अत्यधिक शिकार के कारण शुरू से इनका शिकार होता आया। बाघों का शिकार, शेरों का शिकार, बाघों का मुख्य रूप से शिकार, तेंदुए का शिकार करते आए थे। तो इस वजह से वन्य प्राणी काफ़ी अब संकट में है। एसिड रेन, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, इनके उपयोग से भी क्या हुआ है, इसको भी ज़्यादा मात्रा में छोड़ने की वजह से भी वन्य प्राणी पर असर पड़ा है। एसिड रेन की वजह से पोल्यूशन, उसकी वजह से भी ये जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश,
और ये जनसंख्या का बढ़ना, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, आवासीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से वनों को काटा जा रहा है और उसकी वजह से वन्य प्राणी भी खत्म होते जा रहे हैं। सरकार ने इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क की स्थापना की गई है, अभय वन बायो रिजर्व सेंचुरी की स्थापना की गई है। तो भारत में 14 बायो रिजर्व ये यूनिट्स स्थापित किए गए हैं। तो सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, इसमें से 4 जो है ये विश्व स्तर के हैं। तो इसको ज़रूर आप लोग करें। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर में रबर का पौधा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। सिनकोना ये 100 सेंटीमीटर वर्षा। सिमलीपाल ये कहाँ पाया जाता है? ये उड़ीसा में है। भारत में कौन सा जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचय में से लिए गए हैं? ये मानस नाम है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, इसको हम लोगों ने पीछे देखा है। भारत के पादप और जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्भर करता है? ये कौन से 45 और 46 पेज पर दिया हुआ है। इसको जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? जीवमंडल नीचे से अभिप्राय है कि वैसा एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणियों को स्वच्छंदपूर्वक विचरण करने के लिए रिजर्व रखा गया है, ये जीवमंडल निचय है। कोई दो वन्य प्राणियों का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पर्वतीय वनस्पति में पाए जाते हैं। तो इसको हम यदि ढूंढेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। वनस्पति जगत और प्राणी जगत। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है? वनस्पति जगत पेड़ पौधे का संसार और प्राणी जगत हुआ जीव जंतुओं का संसार। तो फिर सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जिसकी पत्तियां बिल्कुल नहीं गिरती है, और पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिसकी पत्तियां साल में 1 या 2 महीने के लिए गिर जाती है। ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। फिर भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए। मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो वनस्पति थी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। तो ये सभी हैं। फिर इसके बाद आते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में बताएं। अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दें। अधिक ऊंचाई पर कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं? यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है कि पेड़ पौधे विलीन हो जाते हैं, और यहाँ पर घास, लाइकेन, ये सभी ही जिसको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं वो पाए जाते हैं। भारत में जीव तथा पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। किस कारण से ये खतरे में है? तो उसको हम लोग देख सकते हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। तो ये यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद भी कुछ प्रश्न हैं, तो आप इसको खूब आसानी से कर सकते हैं। और मानचित्र कार्य जरूर आप लोग देख लेंगे। तो फिर ये हमारा चैनल है, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो प्रोत्साहन के लिए ज़रूर लाइक कर दिया करें ताकि और अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका हमें भरपूर सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर
कुछ चित्रों को लेकर के आया हूँ, शायद आपको पसंद लगे। ये निकोबारी कबूतर, ये भी विलुप्त लगभग हो गए हैं। ओके, अब आपका गाइड, आपका मार्गदर्शक अब विदा लेता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।